Good morning, students. First of all, I would like to say that our school has decided to conduct your examinations, and that will start from 2nd of July. So you must prepare for your examinations. And if you want to appear, you must appear your examination. You have to share your WhatsApp number with अविनाश सर. आपका एग्ज़ाम जो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है आपके फैमिली में जो भी है, आपके माता पिता का कोई भी एक व्हाट्सएप नंबर आप अविनाश सर को दें, शेयर करें उनसे. उनके पास आपका नंबर होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे. और एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको जो आंसर शीट है वो आपको खुद से अरेंज करना होगा. और आंसर शीट वो किस तरह का होगा? वो आंसर शीट जो पेपर जो होता है खुला, जिसको जिस्ता वाले कागज़ कहते हैं. अगर मैं आपको समझा दूं कि जो एग्ज़ाम में आपको दिया जाता है एक्स्ट्रा पेज के रूप में, आपने देखा होगा कि हम लोग आपको देते हैं एक्स्ट्रा पेज, तो वो जो है पूरा बंडल जो है आई थिंक जो है 24 पेज का होता है, या 48 पेज का शायद होता है. तो उसको आप जो है परचेज करेंगे. ठीक है. हम लोगों ने ज्योग्राफी जो फर्स्ट और सेकंड दो ही चैप्टर पढ़ा था, और उस 2 चैप्टर का रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया. रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको बताया गया आपको, है ना. और आप खुद से आपने पहले भी पढ़ा होगा आई होप, और फिर से उसको चैप्टर को, क्योंकि आपका आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो आप उसको अच्छे तरीके से फिर से उसको पढ़ें, एक एक चीज़ को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, है ना. मैं कहता हूँ कि उस चैप्टर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका एक लाइन भी ना छोड़ें तो बेहतर होगा आपके लिए, है ना. हर चीज़ को सीरियसली पढ़ें, है ना, और समझें. पढ़ें नहीं बल्कि पढ़ने के साथ साथ समझें भी, उसको माइंड में रखें, है ना. उसको बिल्कुल समझ जाए, उसको याद रखें कि जो चीज़ें पढ़ी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, और आप उसको अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे तभी. ठीक है. चलिए फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं. चैप्टर 10 हिस्ट्री का चैप्टर है आपका, है ना. जिस तरह मैंने पढ़ाया उसी तरह रिवीजन भी होगा. ज्योग्राफी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कराया गया. अब ये हिस्ट्री का चैप्टर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है. 10 चैप्टर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा हिस्ट्री का ही चैप्टर है ये. तो हिस्ट्री इस चैप्टर में आपको मेरे द्वारा बताया गया था कि सबसे पहले हिस्ट्री क्या है ना. उसके बाद प्री हिस्ट्री के बारे में बताया गया था, है ना. क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री के, इसके बारे में बताया गया था. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? आई टोल्ड यू हेरोडोटस was an ancient Greek historian. He is regarded as the father of history, Herodotus. ठीक है. स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट या हिस्ट्री इज द क्रोनिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स. क्या है हिस्ट्री? क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स. ठीक है. प्री हिस्ट्री ऐसा पीरियड को कहा गया जिस पीरियड में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे. ठीक है. और हिस्ट्री जहाँ से जो है हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले, उस पीरियड को हिस्ट्री कहा गया. 2 तरह के सोर्सेस मैंने आपको बताया थे, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस. डिफरेंट टाइप ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर प्रेजेंट and different type of literary sources like religious, secular and literary sources.
तो हिस्ट्री यानी बीती हुई घटनाओं का अध्ययन एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड है जिसको हम अध्ययन करते हैं। पास्ट इवेंट्स का एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड है, वह हिस्ट्री कहलाता है। प्री हिस्ट्री ऐसा पीरियड जिस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस पीरियड को प्री हिस्ट्री कहा गया, है ना। और जिस समय से लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हो गया, जिस समय से उस पीरियड्स को हिस्ट्री कहा गया। ठीक है, बहुत सारे महत्व हैं। एक बहुत बड़ा महत्व है हिस्ट्री का, हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है हिस्ट्री हमारे जीवन पे। इसकी चर्चा की गई थी, एक बार फिर से इसको दोहराते हुए कि क्या क्या हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। सबसे पहली बात कि यह जो हमारे कल्चर को के बारे में बताता है, जो शुरुआत हुई, कैसा कल्चर था, कैसी सोसाइटी थी, उसके बारे में हमें बतलाता है। और कैसे डेवलपमेंट हुआ यह सीख देता है हमें, यह जानकारी देता है। ठीक है, सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री के माध्यम से ही हम जानते हैं, है ना। सहने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, कैसे पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कैसे सहा, है ना, और किस तरह से धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, पुरानी उनके द्वारा की गई गलतियों से हम आज सीख लेते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं तब हम उन गलतियों से आज सीख लेते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है हिस्ट्री का। ठीक है, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या पाया उन्होंने, इसकी जानकारी भी हमें हिस्ट्री के माध्यम से ही मिलती है। ठीक है, जैसे कि व्हील का आविष्कार हुआ या फायर का आविष्कार हुआ, है ना, यह बहुत बड़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, नहीं जानते लोग व्हील का आविष्कार हुआ या फायर का आविष्कार हुआ, अगर इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं तो फिर से उस चीज़ को दोबारा जो करेंगे इन्वेंशन, तो ये क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, है ना, समय की बर्बादी होगी, एनर्जी की बर्बादी होगी। तो उसको जानना ज़रूरी है ना कि पास्ट में ऑलरेडी इसका जो इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए भी हिस्ट्री का जानना ज़रूरी है ना। सो द हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर नेशन। दो तरह के सोर्स की बात हुई थी, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स की बात हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसमें फॉसिल रिमेन्स जो प्राप्त होते हैं, खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है ना, ब्यूरियल साइट्स। ठीक है, बहुत सारे जो है मेटल मटेरियल्स प्राप्त होते हैं एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में, है ना। टूल्स भी प्राप्त हुए, उस समय खुदाई हुई तो टूल्स प्राप्त हुए जिससे जानकारी मिली कि कैसे टूल्स का इस्तेमाल होता था, है ना। इंस्क्रिप्शंस, है ना, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, जो कि पिलर्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, केव्स आदि पे खुदे हुए होते थे, है ना। ये भी एविडेंस के रूप में मिला, है ना। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है, जैसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है, यह क्या बताता है, समुद्रगुप्त के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य किंग अशोक आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, दे आर नोन एज एडिक्ट्स, अशोकाज एडिक्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं उसको। ठीक है, क्वाइंस, कैसे क्वाइंस का इस्तेमाल होता था, है ना, एक बहुत बड़ा एविडेंस है। ये हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बड़ा साक्ष्य है, बहुत बड़ा एविडेंस है ये क्वाइंस, है ना। ये लेवल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट को शो करता है कि उस समय में कैसा था, किस तरह के लोग होते थे, किस तरह के क्रिएटिव माइंड के लोग होते थे,
है ना। हमें बहुत सारी सीख भी देता है, हमारे उस समय के राजाओं किंग्स के राजाओं के बारे में या डायनेस्टी के बारे में जानकारी देता है यह, ठीक है। उनके इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। या क्वाइंस, पोट्री हुआ। अगला जो आपका जो है, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स की हम बातें कर रहे हैं, जिसमें क्वाइंस के बाद पोट्री, मैनी पॉट्स हैव आल्सो बीन अनअर्थड, दे आर बेसिकली यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले। मिट्टी से बने हुए बर्तन ही होते थे उस समय में, यह भी खुदाई के दौरान प्राप्त होता है हुआ, ठीक है। बाद में जो है मेटल का भी यूज हुआ बर्तन बनाने के लिए। दे टेल अस अबाउट द कल्चर, सिविलाइजेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिच्ड बाय द पीपल ऑफ एन सर्टेन एरा। उस निश्चित युग में किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल होता था, पॉट का इस्तेमाल किया जाता था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मोन्यूमेंट्स रेफर टू द एंशिएंट बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स को मोन्यूमेंट्स कहा जाता है, प्राचीन जो है एंशिएंट बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स जिसको कहा गया। बहुत सारे मोन्यूमेंट्स जो है पुराने समय के प्राप्त हुए, है ना। टॉम्स, स्तूपा, फोर्ट्स, पैलेसेस यानी राजमहल, फोर्ट्स किला, स्तूपा, है ना। अबाउट द सोशल, टेल अबाउट द सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द एज व्हेन दे वेयर बिल्ट, रिबिल्ट और अल्टर्ड। इसकी जानकारी देता है हमें उस समय के सभ्यता, है ना, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ की जानकारी देता है उस युग के, उस एज के, है ना, जिस समय इसको बनाया गया, इसको दोबारा बनाया गया, फिर इसमें सुधार किया गया, है ना। सांची स्तूप built by Ashoka is very famous. It was built in 250 BCE. Okay. The Shore Temple near Chennai, the Taj Mahal, Agra, and the Red Fort in Delhi are the some famous monuments that are of historical significance. तो ये थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। उसके बाद लिटरेरी सोर्स, जैसा कि मैंने आपको, लिटरेरी सोर्स मतलब होता है रिटन अकाउंट, लिखित रूप में जो मिला, दैट इज नोन एज, दैट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेस। द अर्ली मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स, लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ नोमैड, नोमैडिक लाइफ व्यतीत करते थे। इट वॉज ओनली 10,000 ईयर्स एगो द मैन स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ। 10,000 वर्ष पहले लोगों ने एक सेटल लाइफ शुरू किया। उससे पहले क्या करते, लोग भटकते रहते थे, इधर से उधर भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। और सेटल लाइफ लगभग 10,000 वर्ष पहले जो है सेटल लाइफ जीना शुरू किया लोगों ने। एंड इट टुक अनदर 5 years बिफोर मैन लर्न टू राइट, और अगले 5 साल लग गए उनको सीखने में, तब उन्होंने लिखना सीखा, ठीक है। वहाँ से जो है स्टार्ट हुआ हमारा लिटरेरी सोर्स, जहाँ से स्क्रिप्ट, द फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज क्रिएटेड बाय फॉर्मिंग लेटर्स। लगभग 5,000 वर्ष पुरानी बात है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में लोग दीवारों पे लिखते थे, गुफाओं की दीवारों पे या पाम लीव्स पे या किसी पेड़ पे, सर्टेन ट्री पे लिखते थे, ठीक है, बिकॉज पेपर वाज नॉट इन्वेंटेड। When paper was invented, they began to write on paper by hand, and they were called manuscript. उसको manuscript कहा गया, ठीक है। हैंड रिटन को manuscript नाम दिया गया, जिसमें से बहुत सारे manuscript जो हैं प्राकृत, पाली, संस्कृत और उर्दू भाषा में लिखे गए, ठीक है। और ये भाषा डिपेंड करता था उस रीजन पे, उस क्षेत्र पे, जिस क्षेत्र से लोग बिलोंग करते थे, ठीक है। रामायण, महाभारत रिटन इन संस्कृत बिकॉज दे रिटन इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया की भाषा संस्कृत थी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए, है ना। हावेर, मणिमेकलाई वे रिटन इन तमिल एज दे वे रिटन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की भाषा तमिल, यू नो, तो ये तमिल भाषा में लिखे गए। और इसमें भी लिटरेरी सोर्स में भी दो तरह के रिलीजियस और आए और सेकुलर लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस का मतलब किसी धर्म विशेष को ध्यान में रखकर, और सेकुलर जिससे किसी धर्म से कोई उसका संबंध नहीं है, है ना। रिलीजियस में आप जान सकते हैं बहुत सारे जो लिटरेचर हुए, है ना, जिसमें आपका वेद, उपनिषद, ब्रह्मांड, अंग, उपंग, पुराण, महाभारत, रामायण एक्सेट्रा,
ये सब जो है लिटरेचर, ये सब रिलीजियस लिटरेचर कहलाए। ठीक है। प्रकृत, ऑल रिलीजियस बुक्स ऑफ द जैन्स वे रिटन इन प्रकृत। जैन, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैन के जो लिटरेचर्स हुए वो प्रकृत भाषा में हुए, है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हुए वो पाली में हुए। कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको दूर कर लेंगे थोड़ा, है ना। जैन टेक्स्ट प्रकृत और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो पाली। ठीक है। द लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया इज रिटन इन तमिल एंड तेलुगु। और दक्षिण भारत की जो भाषा थी तमिल तेलुगु, उसमें वो लिटरेचर लिखे गए, उस भाषा का इस्तेमाल किया गया, है ना। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट महाभारत। Mahabharata and Ramayana are epics which were written over a long period of time. They have been translated into many Indian. संस्कृत भाषा में लिखी गई, लेकिन बाद में कई सारी भारतीय भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया, है ना। मैनी इंडियन, कई सारी भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। न कि सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया इसका। तो ये थे हमारे रिलीजियस लिटरेचर, जो धर्म विशेष को की जो है कृति है, धर्म विशेष के लिटरेचर है। सेकुलर जो होते हैं उसमें, जैसा कि हम जानते हैं हमारा इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ धर्म की बात नहीं होती है सेकुलर में, है ना। किसी पर्टिकुलर धर्म की, रिलीजन की बात नहीं होती है। ऐसे लिटरेचर सेकुलर लिटरेचर कहलाए, है ना। जिसमें आपका कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, ये सारे सेकुलर लिटरेचर हुए। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा भी लिखे गए कुछ किताबें लिखी गई, जिसमें इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, है ना, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका। फायान ह्योनसंग जो भारत आए भ्रमण के लिए, उन्होंने भी सेकुलर लिटरेचर लिखा। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड। फायान गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ reign of Chandragupta Vikramaditya, while Hyeonsang wrote Sayuki, which is an important source of information about King Harsh. Besides them, there are many Roman and Greek accounts that tell us about ancient India's geography and trade. Periplus of the Erythraean Sea is another account by a Greek traveler. Okay? The accounts of some kings were written as their biography. किसी के बारे में लिखी जाती है तो वो बायोग्राफी पर्टिकुलर किसी जो है इंडिविजुअल के लिए लिखी जाती है, वो जो है बायोग्राफी कहलाती है ना। बाय द राइटर्स ऑफ देयर कोर्ट, उनके दरबार में उनके लेखक के द्वारा लिखी जाती थी बायोग्राफी। जैसे बाणभट्ट ने लिखा था हर्षवर्धन की बायोग्राफी, जिसको हर्ष चरित्र कहते हैं। देयर आर मेनी मोर सच अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड देयर रेंस। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर। ठीक है। टाइमलाइन, कई बार इसको समझाया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा समझाया, फिर भी एक बार बता दूँ। टाइमलाइन, हिस्ट्रियंस जो पास्ट इवेंट को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन। और रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उससे पहले की घटनाओं को BC और उससे बाद जो भी घटना है उसको AD कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा और एनोडोमनी। AD स्टैंड्स फॉर एनोडोमनी। ओके। Geographical framework, India's history has been greatly influenced by its geographical features. The Himalaya in the north protect our country, as we know. The long coastline of peninsular India encouraged foreign trade. The northern plains were fertile, so many kingdoms flourished. Fertile होने की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स पे बहुत से राजाओं, बहुत सारे जो किंग्स थे वो यहाँ पे आके बस गए, due to the most fertility of land.
The people of different regions grew different type of crops. With time, they developed varied taste and food habits. Their sense of dressing changed because of climate of that region. Their homes were more suitable to the weather of their habitat. So the geographical factors played an important role in the shaping the history of the region in different ways. Okay. तो ये हमारा था आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री, जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। थोड़ा फास्ट आपको बताया गया क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से इसको एक्सप्लेन किया गया। अब आपका काम है इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 11 करेंगे, है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है आपको, लेकिन अगर कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप जो है उसको देख सकते हैं, बुक में सर्च कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको बुक को जो है रीड करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ना है ना। ये चैप्टर 10 था आपका, जिसको मैंने पढ़ाया, रिवाइज भी कराया। आपको अब उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है ताकि आप जो है आपको एक एक चीज़ ध्यान में रहे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको ज़रूर ध्यान में रहे। चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्लास में द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। ठीक है, इसको हम लोग कल के क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका ऑन जो है उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कल का मतलब अगला क्लास होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में जो है अर्लीस्ट सोसाइटीज़ को रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। चलिए आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।